वहीं से जहाँ पे हम थे। ठीक है क्लास। अच्छा एनीवन एल्स कोई देख इसको अगर वैसे देखें ये इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, जहां तक मैं आपको समझा सकता हूँ वो देखें बताया। देखें बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, फ्लैग ऑलरेडी सेट है बूलियन फॉल्स, ठीक है। इंट एक्स है हमारे पास 0, एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है 0। अब ये कह रहा है कि वाइल नॉट इक्वल टू फ्लैग, नहीं फ्लैग में तो फॉल्स पड़ा हुआ है और ये कह रहा है नॉट इक्वल, तो कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? तो कंडीशन फॉल्स है तो चलेगा कैसे? अरे फ्लैग में फॉल्स है ना, फ्लैग हाँ वेरी देखें चल जाएगा। फॉल्स है तो ट्रू है। हमें क्या जरूरत है, फॉल्स रखो जो मर्जी रखो फ्लैग में, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि वाइल नॉट इक्वल टू फ्लैग, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू नहीं हो रही ना। अगर ट्रू हो रही होती तो क्या होता, वाइल ब्रेक हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा, नॉट इक्वल टू फ्लैग तो ट्रू नहीं हो रही। तो अब ये वाइल में गया प्रिंट एक्स कर दिया इसने, सॉरी वाइल से बाहर निकला और प्रिंट एक्स किया। यहाँ पे ये जो सेमीकोलन दे रहे हैं ना, इट्स मींस दैट कि ये वाइल से बाहर निकला है और प्रिंट एक्स कर दिया, तो क्या प्रिंट हुआ 0, 0 प्रिंट होगा। ठीक है। अब जब हम थ्रेड 2 में आए तो थ्रेड 2 में क्या किया उसने, एक्स की वैल्यू को 100 कर दिया और फ्लैग की वैल्यू को क्या कर दिया, फ्लैग को ट्रू कर दिया। अब मैं काम करता हूं, मैं इस कोड को दोबारा चलाने की कोशिश करता हूं, एक मिनट। ये मेरे पास कोड है, ठीक है। अब बताएं क्या होगा, ये कोड ना इसके इसके साथ है। देखिए अब मैंने काफी कुछ समझा दिया है, अब थोड़ा बहुत बता दें आप। जी सर, पहले तो चलेगा सिर्फ एक्स प्रिंट होगा 0 ठीक है वाइल से बाहर। अब क्या होगा, जब सेकंड टाइम चले, सेकंड वैल्यू अगर उसको मिल जाती है, मतलब जैसे आपने सेकंड थ्रेड बनाया 100 और वो फ्लैग को ट्रू गया है, तो जाके ये आपका वाइल चल जाएगा और फिर इसके अब ये अंदर 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब 100 प्रिंट होगा। तो अब ये ऊपर वाली ही जो पीटरसन की जो सोल्यूशन है ना, ये उसी को थोड़ा सा बता रहा है कि वहां पे ये सिंगल अगर थ्रेड होता है, सिंगल थ्रेड से मुराद ये है कि अगर आपसे का सिंगल थ्रेडेड सिस्टम है तो उसमें से थ्रेड 1 जाएगा पहले, फिर थ्रेड 2 जाएगा। तो थ्रेड 1 जाएगा तो 0 प्रिंट होगा, थ्रेड 2 जाएगा तो 100 प्रिंट होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसको मल्टी थ्रेडेड में लेके जाते तो क्या होता, फिर दोनों चल जाएंगे। दोनों ही प्रिंट होते, ठीक है। मतलब 0 भी प्रिंट हो गया आता था, 100 भी आया था, आपको समझ में नहीं आती। जो तीसरा थ्रेड था वो वेट कर रहा होता कि मुझे थ्रेड 1 और थ्रेड 2 कुछ देंगे, ठीक है। और तो उसके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है 100 भी आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है कि एम्बिगिटी की सिचुएशन जनरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वाला तो एक कंफ्यूज हो जाएगा सर ये कि कौन थ्रेड सी 1 वाली थोड़ा वैल्यू। दोबारा समझा देंगे? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि बूलियन फ्लैग फॉल्स है, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बूलियन टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया फ्लैग जिसकी वैल्यू है फॉल्स, बूलियन सिर्फ फॉल्स का ट्रू लेता है। इज दैट क्लियर? फिर हमने यस एक सर। और वेरिएबल इंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि 0 लेता है, जिसकी वैल्यू है हमने 0 दी। अब हमारे पास है थ्रेड 1 में हमने एक वाइल की कंडीशन बनाई, वाइल नॉट इक्वल टू फ्लैग, ठीक है। अच्छा मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि अगर मैं इसको फ्लैग कर दूंगा ना तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, वाइल का लूप चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नॉट इक्वल तो कह रहा है, तो सॉरी ये ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं इस पे आऊंगा ना तो हमारा वाइल का लूप ब्रेक हो जाएगा, और अगर मैं इस पे आऊंगा तो वाइल का लूप ब्रेक नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही। जब तक फॉल्स नहीं आएगा तब तक एक, अभी इस वक्त क्या दे रही है, पुरानी बात है। इसका मतलब क्या है, इस वक्त जो यहाँ पर है इसका मतलब ये बता रहा है, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि ट्रू का मतलब वाइल ट्रू नहीं हो रहा, ये दो अलग अलग बातें। ये बूलियन का ट्रू है और वाइल का ट्रू की कंडीशन एक अलग कहानी है, ठीक है। तो इस वक्त वाइल ट्रू नहीं हो रहा, इस वक्त क्या हो रहा है आपका, वाइल फ्लैग फॉल्स पे ट्रू होगा।
जी वाइल फॉल्स पे ट्रू होगा, मतलब कि अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो वाइल ट्रू होगा। होगा जब ये नॉट इक्वल यहाँ से खत्म होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं फ्लैग को ये नॉट इक्वल हटाऊंगा ना, ये तो पता है ना सबको, एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो नॉट इक्वल है, ये जो है ये नॉट यस इक्वल है। सर, यस सर, ठीक है, जी नॉट तो सर। नॉट इक्वल, हाँ ये पुरानी बातें हैं ना, असल में ये आपको मैं इसलिए कह रहा था कि ओएस के अंदर सारी चीजें जहाज की तरह जाती है ऊपर से, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको पकड़ने में मुश्किल होती है। अच्छा, तो अब ये यहाँ तक तो था कि नॉट इक्वल है, तो इसने क्या किया, वाइल के लूप को चला ही नहीं, सॉरी ब्रेक ही नहीं हुआ, चलता रहेगा। प्रिंट एक्स किया तो 0 आया हमारे पास। अब हमने क्या किया कि थ्रेड 2 ने क्या किया कि इस वैल्यू को चेंज कर दिया। जब इस वैल्यू को इसने चेंज कर दिया, तो अब जब अगर ये वाला थ्रेड 1 वैल्यू चलेगी तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए, किसी ने बताया, 100, किसी ने भी 100 नहीं। आएगा। अब जो अब चलेगा तो अब 100 आएगा हमारे पास, क्योंकि हम वैल्यू थ्रेड 1 आया था तो वो 0 प्रिंट करके गया, थ्रेड 2 आया तो उसने वैल्यू चेंज कर दी, डाटा ही चेंज कर दिया। जब डाटा चेंज हुआ तो अब रिजल्ट हमारे पास भी चेंज आएगा। अगर हम थ्रेड 1 पे बैठे रहे, ठीक है, तो अब थ्रेड 1 चला, थ्रेड 3 पहले चल गया, तो थ्रेड 3 ने तो 0 उठा के आपको रिजल्ट जनरेट करके दे दिया। समझ रहे हैं कि थ्रेड 1 चला और थ्रेड 3 चला। अगर मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं, थ्रेड 1 चला, थ्रेड 3 चला, तो थ्रेड 3 ने तो 0 उठाया और आपको रिजल्ट जनरेट करके दे दिया। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, थ्रेड 1 के बाद पहले थ्रेड 2 को चलना है, ताकि वो उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, और उसके बाद जब आपके पास थ्रेड 3 चलना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस जी सर। सर। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया इन्होंने 100, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हमारे पास 100। हाउएवर द ऑपरेशन फॉर थ्रेड 2 मे बी रीऑर्डर, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम इसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, रीऑर्डर से मुराद ये कि पहले हम जो है वो फ्लैग को ट्रू कर लें और एक्स को जो है वो 100 कर दें। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये होगा द आउटपुट मे बी 0, मे बी के वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि अगर तो हम इसको रीऑर्डर करते हैं, यानी कि फ्लैग को पहले ट्रू करते हैं और एक्स को हम बाद में 100 करते हैं, तो क्या होगा, तो कह रहा है कि हो सकता है कि आपका जो आउटपुट है वो 0 आ जाए। ठीक है, सर इसने क्योंकि वो पहले वाइल ब्रेक हो जाएगा इस वजह से, अगर हम ट्रू कर देंगे नहीं नहीं पहले फ्लैग। नहीं नहीं नहीं, देखें देखें, मैं एक बात बताऊं, इसमें है कि आपने अपने प्रोग्राम को ना छोटे छोटे थ्रेडों में तोड़ा हुआ है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका थ्रेड छोटे प्रोग्राम में टूटता कैसे है। ठीक है, तो आपने उसको छोटे छोटे प्रोग्राम में थ्रेड में तोड़ा हुआ है। तो अगर जस्ट सपोज, पहले इसको समझें, देखें एक्स हो गया 0, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना, तो वाइल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही हम फ्लैग की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वाइल की सेहत पर जरूर फर्क पड़ रहा है। तो वो यही कह रहा है कि अगर हमने x 0 किया, और सॉरी x 100 किया, और उसके बाद हमने इसको ट्रू किया, तो अब जब ये प्रिंट करेगा तो इस थ्रेड 2 के अंदर जो अगला प्रिंट होगा वो 100 आएगा। ठीक है, लेकिन 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 तो मैं यहां थोड़ा क्लियर करने की, लेकिन यहां देखिए, ये नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? लेकिन वो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं फ्लैग को ट्रू कर दूं पहले और एक्स को कर दूं 100, सिर्फ थ्रेड 2 की बात कर रहा है ये, तो क्या होगा कि पहले वाइल का लूप ट्रू हो गया, तो वाइल का लूप तो ब्रेक हो गया। ठीक है, वाइल का लूप को क्या हुआ, वो ट्रू होने यस के सर, बाद ब्रेक हो गया, और 0 अगर हो गया ब्रेक हो ब्रेक। ये वैल्यू को उठाएगा ही नहीं, वो तो खत्म हो गया वाइल का लूप। अब क्या चलाएंगे आप? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, ये क्लियर है कि अब जो वाइल का लूप भी ब्रेक हो गया, लेकिन वो ये साथ में ये भी वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि ये मेरे से बड़ा साइंटिस्ट है साथ में, क्योंकि मैं तो छोटा बंदा हूँ, ये तो बड़ा साइंटिस्ट है पीटरसन साहब, इन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया। तो साथ में ये भी लिख रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो आंसर वो 0 आए। मे बी का वर्ड उसने यूज किया, यानी कि 50-50 है, 100 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, अगर आप क्या करते हैं, अपने कोड को रीऑर्डर करते हैं। ये रीऑर्डर वाली कहानी हमने कहाँ पढ़ी थी? रीऑर्डर वाली कहानी हमने यहाँ पे पढ़ी थी। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस processors and compiler may reorder operation that have no dependencies। आप समझ में आ गई ये वाली बात?
कि अगर हम उसको रीऑर्डर करते हैं तो उससे हमें कुछ फायदे हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारी, देखो इससे हो तो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, या हमारा जो प्रोसेसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, या पे कंपाइलर जो है वो अच्छे से कंपाइल कर सके, कम कोड बनाए, मशीन कोड में फास्टनेस आ जाए, ऑपरेशन जो है वो रीऑर्डर करने से हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि फायदा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अभी कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग इन पीटरसन सॉल्यूशन। तो ये पहले वाले में कह रहे हैं कि दूसरे वाले में तो हम क्या करेंगे, हम रीऑर्डर कर देंगे, और पहले वाले में क्या करेंगे, हम पहले वाले रखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि टर्न इज इक्वल टू 1 और फ्लैग 0 इज इक्वल टू ट्रू, और आपके पास क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। टर्न की तो कहानी भी दी नहीं इसमें। और दूसरे वाले में कह रहा है कि टर्न इज इक्वल टू 0, फ्लैग 1 इज इक्वल टू ट्रू, तो आपके पास CS में ये चला जाएगा। तो ये देखें, ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको टाइम कम लग रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में जाने में इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है। आई डोंट नो इसने यहाँ बुक में कोई इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है सही से, नहीं यहाँ दी हुई है। ये वाला कोड इसने कहाँ से उठाया है? अभी कह रहे हैं कि दिस अलाउ बोथ प्रोसेस टू बी इन देयर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये इसको अलाउ कर रहा है कि दो प्रोसेस किसी भी क्रिटिकल सेक्शन में सेम टाइम पे आ जाएंगे अगर हम रीऑर्डरिंग कर देते हैं। तो इस रीऑर्डरिंग से हमें क्या नुकसान होगा? अगर हम इंस्ट्रक्शन को रीऑर्डर कर देंगे, ठीक है, तो अब प्रॉब्लम आ गई ना कि दोनों क्रिटिकल सेक्शन में चले गए। ठीक है। तो ये भी आपको देखना है जब आप कोड लिख रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको लैंग्वेज बनी बनाई मिल जाती है, मगर मैं एक बात करूँ कि अगर किसी ने पाइथन लैंग्वेज बनाई है और फिर उसके न्यू न्यू लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं, तो आज आपको समझ में आ रहा होगा कि वो लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है। आप अक्सर देखें कि जब अगर आप अपने प्रोग्राम में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपना कोड लिख रहे हैं और अपने कोड के अंदर ये वाली मिस्टेक करते हैं, जैसा बोल मैं बात कर रहा हूँ, आप ये वाला इतने से कोड लिखते हैं तो आपके पास तो रिजल्ट 100 आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से कोड लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये कौन हैंडल कर रहा है बैकएंड के ऊपर? ये वो जो लैंग्वेज बन रही है, या लैंग्वेज के अंदर जो चीजें हैं वो ये मैनेज कर रहा है ना। पाइथन का कोड अगर मैं बात करूँ 3.9 चल रहा है अभी, तो 3.9 के अंदर वो मैनेज कर रहे हैं चीजों को। तो वो उसको कैसे पता है कि जो हमारी OS है वो क्या मैनेज करती है, या जिस OS पे इसको चलाना है, या उसके ऊपर जो उसका इंटरप्रेटर जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है पाइथन का, वो OS के साथ मिलके कैसे उसको मैनेज करता है। तो अब ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी आपको कि हम कहाँ पे जाके ये लैंग्वेजेस जो लिख रही होते हैं वो आपके OS के साथ या इंटरप्रेटर्स को कैसे मैनेज कर रहा होता है आपके OS के ऊपर। क्लियर है? मैंने काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तो। क्लास जी जागते सर। रहते हैं। अबे भाई जी सर। शहजाद क्या असद यस जाग रहा सर, है? नहीं सर, सुन रहे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अब ये एक और नई चीज है हमारे पास, सिंक्रोनाइजेशन का, हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन। मैनी सिस्टम्स प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग द क्रिटिकल सेक्शन कोड। अब देखें ये हार्डवेयर लेवल पे सपोर्ट आ गई। आपको याद होगा मैंने बताया था कि थ्रेड जब XP थी, विंडोज XP, और हार्डवेयर पे थ्रेडिंग नहीं आई थी, तो विंडोज XP को सॉफ्टवेयर लेवल पे थ्रेडिंग देती थी। मैंने बताया होगा आप लोगों को। उसके बाद फिर हमारे पास जब हार्डवेयर आ गया तो फिर हार्डवेयर लेवल पे थ्रेडिंग मिलने लगी। अब आपका प्रोसेसर जो आप नया प्रोसेसर जो लेते हैं उसमें हार्डवेयर लेवल पे आपको थ्रेडिंग मिलती है। ठीक है। अच्छा, यूनी प्रोसेसर को डिसेबल इंटरप्ट्स, एक जो सिंगल प्रोसेसर कह रहा है कि उसके अंदर जो इंटरप्ट होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, उसको डिसेबल कर देता है। करंटली रनिंग कोड वुड एग्जीक्यूट विदाउट प्रिम्पशन, जनरली टू इनएफिशिएंट ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ठीक है। तो आप ये देखेंगे, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि हम पीछे करके आ चुके हैं बातें सारी, कि प्रिम्पशन के अंदर वो कह रहा है कि हम किसी भी कोड को जो है ना विदाउट प्रिम्पशन हम किसी भी कोड को क्या करते हैं, चल भी जाने दो, एग्जीक्यूट करो। और जनरली टू एफिशिएंट ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है कहाँ पे? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग दिस नॉट ब्रॉडली स्केलेबल, मतलब ये ज्यादा स्केलेबल नहीं है तो इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है। ये जरा पॉइंट है आपके पास समझने वाला कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इसको यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि स्केलेबल क्यों नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आपको प्रिम्पशन नॉट प्रिम्पशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्केलेबल क्यों नहीं हो पा रहा, ये कहाँ पे अटक रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये वाली जो बात कर रहा है ना कि करंटली रनिंग कोड वुड एग्जीक्यूट विदाउट प्रिम्पशन। ठीक है। We will look at 3 forms of hardware support: memory barriers, hardware instruction और atomic variables.
तो तीन तरह की चीजें हैं हमारे पास के, या तो मेमोरी बैरियर्स हैं, या हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन है, या एटॉमिक है। कहाँ पे हम कर सकते हैं ये? हम क्रिटिकल सेक्शन को हम कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू एक्सक्यूज मी करते सर। हैं जी। हाँ सर, 5 मिनट्स में आ रहा हूँ, लाइट प्रॉब्लम है तो आज अभी जनरेटर ओके, ऑन करेंगे। इट्स ओके। अच्छा, मेमोरी बैरियर में क्या हमारे पास? मेमोरी मॉड्यूल और द मेमोरी गारंटीज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेक्स टू एप्लीकेशन प्रोग्राम मेमोरी मॉड्यूल में भी, यानी कि मेमोरी मॉड्यूल क्या करता है बेसिकली? वो एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी की गारंटी देता है। जो मेमोरी मॉड्यूल है, पूरा पूरा मॉड्यूल है आपके पास। एक हमारे कंप्यूटर के अंदर देखें, रैम भी लगी हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज भी लगा हुआ है, और यूएसबी भी लगी हुई है। तो ये सारे मेमोरी मॉड्यूल जो है ना मैनेज कर रहा होता है, मेमोरी मॉड्यूल जो है आपके पास। अब स्ट्रांगली ऑर्डर्ड है हमारे पास क्या है कि when a memory modification of one processor is immediately visible to all other processors। तो स्ट्रांगली ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? कि जब कोई भी मेमोरी की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, ऑफ वन प्रोसेसर के लिए, तो वो सब प्रोसेसर को क्या होता है? विजिबल हो जाता है कि भाई इसके अंदर जब वो मेमोरी की क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुई है, यानी कि रैम बढ़ गई या कोई और चीजें हैं वो सारी, ताकि क्रिटिकल सेक्शन के लिए हम ये चीजें तैयार कर रहे हैं। वीकली ऑर्डर्ड में क्या होगा कि वो वन प्रोसेसर में नॉट बी इमीडिएटली विजिबल टू ऑल अदर प्रोसेसर। तो अगर हम कहीं मेमोरी बढ़ाते हैं तो वो ये मल्टी प्रोसेसर की बात कर रहा है। यूनी प्रोसेसर में तो कह रहा है कि ठीक है, मल्टी प्रोसेसर में थोड़ा सा मसला है। अब वो कह रहा है कि इसमें मेमोरी बैरियर है क्या? A memory barrier is an instruction that forces any changes in memory to be propagate made visible to all other processes। अब मेमोरी बैरियर वो ये कह रहा है कि कुछ हार्डवेयर में हमारे पास ये है मेमोरी बैरियर, कि अगर कहीं पे हम मेमोरी के अंदर हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो दूसरे प्रोसेसर को वो चेंज विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेमोरी बैरियर। तो वो कहाँ पे कह रहा है कि मैं हार्डवेयर लेवल में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं हमारे पास। फिर हमारे पास हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, हम इसकी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि हमें मेन जो है वो हमें सीमा फोर्स पे पहुंचना है। सीमा फोर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मेमोरी बैरियर में ये क्या कर रहा है? वी कुड ऐड अ मेमोरी बैरियर टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर थ्रेड 1 आउटपुट 100। अभी करेगा थ्रेड 1 नाउ परफॉर्म व्हाइल नॉट इक्वल टू फ्लैग मेमोरी अंडरस्कोर बैरियर प्रिंट x, थ्रेड 2 नाउ परफॉर्म x इज इक्वल टू 100 मेमोरी अंडरस्कोर बैरियर फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। तब ये मेमोरी बैरियर का जो फंक्शन है हमारे पास क्या कर रहा है कि इज एन इंस्ट्रक्शन दैट फोर्सेस एनी चेंजेस इन मेमोरी टू बी प्रोपेगेट मेड विजिबल टू ऑल अदर प्रोसेसर्स। तो ये वाली वो कहानी बता रहा है कि आपके पास जो आपका ये जो यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल टू, तो कौन सा फंक्शन रन हुआ मेमोरी बैरियर का? इसने क्या किया, इसने दूसरे प्रोसेस को या दूसरे थ्रेड्स को भी ये बताया कि भाई यहाँ पर जो है ना वो आपके पास मेमोरी के अंदर जो है वो चेंज होगा। तो मेमोरी बैरियर में क्या कर रहा है आपको, वो विजिबल कर रहा है दूसरे प्रोसेस के लिए भी। प्रिंट कर दिया एक्स फिर थ्रेड, ये अच्छा ये हार्डवेयर लेवल पे है इसकी जो सपोर्ट है ना मेमोरी बैरियर की। अगर तो इससे पहले जो ऊपर पीटरसन का सोल्यूशन देखकर आए हैं, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो उसमें मेमोरी बैरियर क्या काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें प्रोसेसर है ही नहीं, है ही सिंगल प्रोसेसर। तो सिंगल प्रोसेसर का उसने क्या करना, उसमें तो मेमोरी बैरियर की कहानी नहीं है। तो प्रिंट एक्स कर दिया। थ्रेड 2 में क्या करेगा, नाउ परफॉर्म एक्स इज इक्वल टू 100 मेमोरी बैरियर फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। इस सिनेरियो में वो कह रहा है कि 100 ही आएगा। थ्रेड 1 का आउटपुट 100 आएगा। थ्रेड 1 आउटपुट्स 100, क्योंकि ये विजिबल है सबके लिए। देखिए यहाँ पे मेमोरी बैरियर का फंक्शन चला और यहाँ पे हम एक्स के अंदर 100 कर चुके हैं। मल्टी प्रोसेसर की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर मैं मल्टी प्रोसेसर के अंदर मेमोरी बैरियर ना यूज करूँ तो प्रिंट एक्स में क्या रिजल्ट आना था? एनीवन एल्स? जी सर। अगर मेमोरी बैरियर का यूज नहीं करता तो थ्रेड 1 में प्रिंट एक्स का रिजल्ट क्या आना था? सर फिर वो डिफॉल्ट वाला ही आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, शहजाद ही पढ़ने आया मुझे लग रहा है। तो ये है कि प्रिंट एक्स का जो रिजल्ट है हमारे पास वो वही आएगा पुराने वाला, और वो होगा भी अगर हमारे पास सिंगल थ्रेड में। लेकिन अगर मल्टी थ्रेड में होगा तो भी हमारे पास एक्स का आंसर 0 ही आएगा। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हमने बीच में लगाया कि हम हार्डवेयर की सपोर्ट ले रहे हैं, और हार्डवेयर की सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम इसको विजिबल कर रहे हैं दूसरे जो प्रोसेसर्स हैं उनके ऊपर, या थ्रेड्स कह लो या कोर कह लो। तो उसमें मेमोरी बैरियर का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं आपको।
ताकि विजिबल टू ऑल हो, जो भी इसमें चेंजेस हो रही है डाटा के ऊपर चेंजेस हो रही है ताकि वो सबको पता चले। फिर वो हार्डवेयर की इंस्ट्रक्शन में कुछ कह रहा है कि स्पेशल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ अस टू आइदर टेस्ट एंड मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ वर्ड और टू स्वैप द कंटेंट्स ऑफ टू वर्ड्स ऑटोमेटिकली अनइंटरप्टेबली, यानी कि इंटरप्ट किए बगैर हम किसी भी, या तो हम क्या करें कि हम टेस्ट करें और सेट करें, या फिर हम क्या करें किसी वर्ड के कंटेंट को जो ऊपर हम करके आए थे 1 और 100 हम करके आए तो उसकी बात कर रहे हैं, या तो उसको टेस्ट करें सेट करें, या फिर हम क्या करें उसको कंपेयर करें और स्वैप करें। कंपेयर से बता देंगे हम दोनों एक्स को कंपेयर करेंगे और स्वैप कर देंगे, यानी कि 100 को हम स्वैप कर देंगे 0 के साथ। तो ये हमारे पास टेस्ट एंड सेट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये C++ का कोड है या सी का कोड है, ठीक है। तो इसमें डिफाइन कर रहा है कि बूलियन टेस्ट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर सेट बूलियन अंडरस्कोर टारगेट। टारगेट क्या है हमारे पास, जो भी टारगेट है वो टारगेट यहाँ पे हम उसको देंगे, एरे देंगे, ओ सॉरी उसका पॉइंटर देंगे, ये पॉइंटर है। यहाँ पे हम एड्रेस का रेफरेंस देंगे कि अगर वो ट्रू है या फॉल्स है, अकॉर्डिंगली क्या करेगा रिजल्ट जनरेट करेगा। ये तो पता होगा आप लोगों को माशाल्लाह। किसको नहीं पता ये चीज कि ये स्टैटिक टारगेट क्या कर रहे हैं, जिसने प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है ना उसको समझ में नहीं आएगा। चलो रहने दो, मुझे बताना पड़ेगा। देखें ये है हमारे पास एक पॉइंटर, तो ये बेसिकली अंडरस्कोर टारगेट स्टैटिक टारगेट पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस के ऊपर तो इसको पास किया जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन का पैरामीटर है, बूलियन टाइप का होगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो जिस जो जो पैरामीटर्स को पास किया जाएगा, एड्रेस बेसिकली पास किया जाएगा, पैरामीटर के अंदर एड्रेस पास किया जाएगा, पॉइंटर वहां पे पॉइंट कर रहा है, वहां से जो पॉइंट करेगा या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। दो चीज होगी। अब ये कह रहा है कि बूलियन आरवी नाम का इसने क्या किया, एक बनाया क्या वेरिएबल, और एट इज इक्वल टू स्टैटिक टारगेट। अब स्टैटिक टारगेट में जो भी आ रहा है वो आरवी में हमने स्टोर कर दिया, और हम ये कह रहे हैं कि उसको क्या करो स्टैटिक टारगेट इज इक्वल टू ट्रू कर दो। तो जो भी आया फॉल्स आया ट्रू आया है उसको क्या कर दो ट्रू कर दो और रिटर्न कर दो आरवी में, यानी कि उसको रिटर्न में क्या जाएगा ट्रू जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है, executed automatically return the original value of past parameter, set the new value of past parameter to true, यानी कि जो भी पैरामीटर्स को पास किया जाएगा ये क्या करेगा उसकी वैल्यू को ट्रू करके भेजेगा आपको। फॉल्स यहाँ पे आप फॉल्स फेंकें, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रू फेंकें, जो भी फेंकेंगे उसकी वैल्यू क्या करेगा आपको ट्रू करके दे देगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। टेस्ट एंड सेट, ठीक है, यानी कि आप उसको टेस्ट करेंगे और सेट कर देंगे। अब दूसरा है हमारे पास, अब ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है हमारे पास यूजिंग टेस्ट एंड सेट शेयर्ड बूलियन वेरिएबल लॉक इनिशियलाइज टू फॉल्स। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है डू, अब डू के अंदर से एक और व्हाइल लगाया है व्हाइल टेस्ट एंड सेट एम्परसैंड लॉक, ठीक है। तो डू नथिंग क्रिटिकल सेक्शन लॉक इज इक्वल टू फॉल्स रिमाइंडर सेक्शन। अब ये कह रहे हैं कि एक दफा जरूर चलेगा टेस्ट एंड सेट के अंदर, आप एक काम करोगे वो कह रहे हैं कि लॉक का वेरिएबल लगा दो उसको इनिशियलाइज करो फॉल्स से। तो हमने क्या किया देखें, हम यहाँ पे क्या करें व्हाइल का हमने लूप लगाया, उसके अंदर हमने इसके अंदर पूरा एक ऑपरेशन सॉरी एक फंक्शन पास किया हुआ है। फंक्शन के अंदर क्या हमारे पास हम लॉग का एड्रेस दे रहे हैं, लॉग की हमारे पास फॉल्स है। तो ये फॉल्स जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये फॉल्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका एड्रेस से फॉल्स उठाएगा, इसको क्या करेगा ये इस जगह पे जहाँ पे फॉल्स पड़ा हुआ है ये इसको पॉइंटर है भाई ये ट्रू कर देगा क्योंकि उसका एड्रेस आया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस फॉल्स को क्या कर देगा ट्रू कर देगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये इसका सोल्यूशन है, यानी कि एक दफा तो वो जरूर चलेगा, यानी कि इसको टेस्ट करेगा और सेट करेगा। तो क्या करेगा शेयर्ड बूलियन वेरिएबल लॉक इनिशियलाइज टू फॉल्स, उसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया, तो उसका सोल्यूशन बता रहा है आपको कि एक दफा जरूर चलेगा डू नथिंग क्रिटिकल सेक्शन clock is equal to false remote section and while true। तो हमारे पास हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये क्या करते हैं कि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आ रही है टेस्ट और सेट की इंस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद कंपेयर एंड स्वैप। अब ये कह रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, देखें ये इसकी क्या थी, ये हमारा जो टेस्ट एंड सेट का जो फंक्शन है ना, ये उसकी डेफिनेशन थी। Anyone else know about the difference between the declaration and definition of the functions? If you don't know the difference between the declaration and definition, you can't understand what the happening here. Simple is that. किसी को पता है भाई ये फर्क या नहीं पता? मतलब मेथड कैसे पढ़ाते हैं? जी शहजाद, मेथड तो आसान है ना, मेथड किस टाइप का होगा और क्या नाम होगा, उसके अंदर पैरामीटर होंगे या नहीं होंगे, बस यही होता है डिफरेंट। और उसके तो पैरामीटर्स लगाते हैं, पैराथेसिस लगाते हैं, कुछ प्रोग्राम भी लगाने पड़ते हैं। डिक्लेरेशन में आप सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं और डेफिनेशन में आप उसको कंप्लीटली डिफाइन कर रहे होते हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है। जी ये पूरी डेफिनेशन है पूरा इसके अंदर। और डिक्लेरेशन में आप सिर्फ ये इतना बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ये सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सी ये डिक्लेरेशन है। मतलब ये पूरा ऊपर की लाइन में मतलब मेथड डिक्लेयर किया गया और नीचे उसको पूरा डिफाइन किया गया है। ये सही बता रहे हैं शहजाद, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, दैट इज डिक्लेरेशन एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता नहीं होंगी ना तो आप आगे नहीं चल पाएंगे, आपको मसला होगा फिर। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है, हमारे पास कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन की। तो इंट कंपेयर एंड स्वैप के अंदर क्या करेगा, इंट स्टैटिक वैल्यू यानी कि पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है किसी एड्रेस के ऊपर, इंट एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्ट कर रहा है किसी वैल्यू को, ठीक है, और इंट न्यू वैल्यू तो वो कोई न्यू वैल्यू है और उसको पुरानी वैल्यू के साथ क्या करेगा, स्वैप मारेगा। तो अभी कह रहे हैं कि इंट एक टैम्प लिया हमने और स्टैटिक वैल्यू जो हमने इसको एड्रेस दिया उस वैल्यू का जो वैल्यू हमें स्वैप करानी थी। अभी कह रहे हैं कि इफ पे आ गया। अभी कह रहे हैं कि इफ स्टैटिक वैल्यू यानी कि जिस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के मैं लाया, अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मैंने इसको दी है उसके बराबर है तो क्या करो, स्टैटिक वैल्यू के अंदर न्यू वैल्यू डाल दो। यानी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर वो वैल्यू है तो क्या करो, न्यू वैल्यू डाल दो, अदरवाइज क्या करो, रिटर्न कर दो टैम्प को। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट मुझे लग रहा है ऐसे जिनको ये समझ में नहीं आ रही चीज, अगर नहीं आ रही तो भाई पूछ लो, ठीक है, पूछने पे कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई मार्क्स वगैरह कट जाएंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि एग्जीक्यूट हो रहा है ऑटोमेटिकली, रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पास पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, जो भी हमने इसको वैल्यू पैरामीटर पास किया है ना उसकी वैल्यू क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है। देखो रिटर्न टैप कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी समझने वाली बात है, देखें ये जो स्टैटिक वैल्यू जो जहां पे पॉइंट कर रहा है ना, स्टैटिक वैल्यू ये वो वैल्यू है जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन वो उसने स्टोर कर दी थी टैब के अंदर, आपको उसने वो ओरिजिनल वैल्यू ही दी है लेकिन उसने उसके अंदर वो वैल्यू डाल दी है जो कि न्यू वैल्यू। आपको उसने पुरानी वैल्यू ही दी है लेकिन उसके अंदर उसने वो वैल्यू डाल दी है जो कि न्यू वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली यही कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। देखें कंपेयर किया इसने एक्सपेक्टेड के साथ और क्या किया, उसको नई वैल्यू को उसने डाल दिया। Set the variable value of the past parameter new underscore value, but if only if जबकि वो expected के बराबर में true होगा, otherwise क्या होगा, take place only under this condition। ठीक है, is that clear? किसी को मसला है तो पूछ ले भाई। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मसले हैं, ये बड़ा मुश्किल सर था। ये इफ वैल्यू वाला दोबारा बताइएगा। टेम्प में वैल्यू सेव हुई पुरानी वैल्यू, उसके बाद इफ की जो कंडीशन चली उसमें न्यू वैल्यू आ गई उसमें, जब हम रिटर्न कर रहे हैं टेम्प तो पुरानी वैल्यू आएगी या न्यू? अच्छा, मैं इसको इनके कहने के मुताबिक मैं इसको एलाबोरेट कर देता हूँ। देखें, अच्छा हमारे पास जस्ट सपोज मैं इसको ऐसे ही समझाता हूँ जब मैं पढ़ाता भी हूँ ताकि बच्चों को सही समझ। ये देखें यहाँ पे मेरे पास जिस एड्रेस से, ऐसे में आगे देखें, आगे को डेफिनेशन, अच्छा यहाँ, अच्छा ये आगे आ रहा है जिशान, ये इसके साथ ही है, मैं इसको थोड़ा सा यहीं से एलाबोरेट करवा दूंगा आपको, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं दोबारा यहीं पे आगे समझा दूंगा। अच्छा ये देखें, अब ये क्या है हमारे पास, इसको ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वाइल वाले को सिर्फ पूरे का पूरा फंक्शन उठा के पास कर देंगे, बाकी रिजल्ट वो जनरेट कर लेगा। अब उसने क्या किया, वाइल कंपेयर एंड स्वैप का फंक्शन हमने यहाँ पे चला, ऐड लॉक। लॉक क्या है, 0।
तो हमारी पुरानी कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो आएगी वो 0 आएगी। अच्छा आगे चलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 0। तो मेरी जो एक्सपेक्टेड है वो भी 0 है। ये मैं लिख रहा हूँ खाली, ऐसा होता नहीं है, नजर नहीं आता, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है हमारे पास, इंट वैल्यू 0, एक्सपेक्टेड वैल्यू 0। आगे चलते हैं। अच्छा अब आखिरी वैल्यू क्या है, मैं चाह रहा हूं, मैं न्यू वैल्यू कहां पे रखना चाह रहा हूं, वहां पे 1 रखना चाह रहा हूं। तो अब ये जो न्यू वैल्यू मैं इसको दूंगा, मैं ये दूंगा इसको 1। यहां तक कोई मसला हो तो भाई पूछ लो। ठीक है, तो मैंने इसका जो नई वैल्यू दी कौन सी दी, 1। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, जो टैब में स्टोर होगी निशान, Zero. वो 0 होगी। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो मेरी क्या है, कि मुझे लग रहा है कि Zero. इस वक्त जो एक्सपेक्टेड है वो 0 है। तो इसने क्या किया, इसके साथ इसने इसको कंपेयर किया, क्या बना, इक्वल हो गया बिल्कुल, ये Yes sir. ट्रू हो गया, अंदर आ गया। अब जब अंदर आएगा तो क्या करेगा, वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या करेगा, स्टैटिक वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू कितनी है, 1. और इसने वैल्यू जहां पे ये जो वैल्यू ये जहां पे पड़ा हुआ था, ये क्या है हमारे पास, ये लॉक है, लॉक की वैल्यू 0 है। तो इसने क्या किया, ये पॉइंटर है इस वक्त, ये पॉइंटर क्या कर रहा है, ये पॉइंटर के पास उसका एड्रेस है। तो अब ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू को Change. 1 कर देगा। ये देखें असाइनिंग ऑपरेटर लगा हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल हियर, दिस इज असाइनिंग ऑपरेटर। तो ये असाइन Yes कर sir. देगा, क्या करेगा, न्यू वैल्यू को, जो भी उसमें वैल्यू पड़ी हुई, तो यहाँ से हमने उठाई, यहाँ पे आई, यहाँ से इसने कर दिया। अब टैब में क्या पड़ा है हमारे पास, टैब में 0 पड़ा हुआ है, और हमने जो रिटर्न किया उसको, वो हमने इसको यहाँ पे 0 रिटर्न किया, यानी कि ये यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, अब कह रहे कि जब तक के नॉट इक्वल टू 0, क्या करो, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सोल्यूशन यूजिंग कंपेयर एंड स्वैप, यानी कि आप इसको कंपेयर एंड स्वैप के थ्रू भी क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये क्या करेगा कि जब जो हमारा लॉक है, ठीक है, जिसको हमने इसको लॉक लगाया है, तो हमने लॉक किस पे लगाया, हमने इसको, हम इसको लॉक को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 0, जब 0 होगा तो हम 0 से कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जब तक के इक्वल नहीं हो जाता ये 0 के, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमारी इस वक्त 1 है। तो अब तो ये आगे बढ़ेगा, पीछे तो नहीं आएगा, तो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाता रहेगा, जब तक ये इसके पास जो है वो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब तक ये कंडीशन जो है फॉल्स नहीं होगी और ट्रू नहीं होगी, तब तक ये हमारा व्हाइल का लूप ब्रेक नहीं होगा, ये हमारे क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद रहेगा, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में इसको परफॉर्म करता रहेगा। तो ये हमारे हार्डवेयर लेवल की भी इसमें सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शंस हैं, हार्डवेयर लेवल की। तो कोई स्पेशल, ये कह रहा है कि ये स्पेशल हार्डवेयर की इंस्ट्रक्शन है जो कि अलाउ करती हैं टेस्ट एंड मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द वर्ड और टू स्वैप द कंटेंट्स ऑफ 2 वर्ड्स ऑटोमेटिकली, सॉरी एटॉमिकली। ठीक है, तो स्पेशल हार्डवेयर भी चाहिए इसके लिए भाई। आगे हमारे पास बाउंडेड वेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद कंपेयर एंड स्वैप। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो बाउंडेड वेटिंग हमारे पास ऊपर था, कि उसका हमने इसका उसका कोड हमें इसने दिया है कंपेयर एंड स्वैप को यूज करते हुए। तो इसने इसमें देखें ये की वगैरह सेट की भी है। इस कोड को हम थोड़ा स्किप कर लेते हैं क्योंकि हम कोड में ही रह जाएंगे, फिर हम आगे अपना थोड़ा थ्योरी की तरफ चलते हैं। अब आखिरी वाला जो था हमारा, लास्ट वाला, लास्ट वाला था हमारा एटॉमिक वेरिएबल, यानी कि अगर हम हार्डवेयर के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो लास्ट वाला जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कौन सा है, एटॉमिक वेरिएबल का। Typically, instructions such as compare and swap are used as building blocks for other synchronization tool. ठीक है,
तो ये हम देख चुके ऊपर। वन टूल इज एन एटॉमिक वेरिएबल दैट प्रोवाइड्स atomic uninterruptible updates on basic data types such as integers and booleans। ठीक है, तो उनकी वैल्यू एटॉमिक होती है, वो चेंज होती नहीं है, वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे, एटॉमिक है। और जो आपके पास इंटीजर की वैल्यू है वो भी एटॉमिक है, तो वो कह रहा है कि अनइंटरप्टेबल है। ठीक है, तो उनको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि द इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऑन द एटॉमिक वेरिएबल सीक्वेंस इंश्योर्स सीक्वेंस इज इंक्रीमेंटेड विद इंटरप्शन। ठीक है, ये जो कह रहे हैं इंक्रीमेंट एम्परसेंट सीक्वेंस, तो ये कह रहा है कि अगर तो आप कोई इंक्रीमेंट का फंक्शन लगाते हैं, कोई ऑपरेशन है जैसा बोल कह रहा है किसी एटॉमिक वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, सीक्वेंस एटॉमिक वेरिएबल के सीक्वेंस के ऊपर लगाते हैं, सीक्वेंस नाम है इसका, तो इंश्योर करेंगे सीक्वेंस इज इंक्रीमेंटेड विदाउट इंटरप्शन। यानी कि भाई अभी मैंने कह दिया कि मैं इंक्रीमेंट का फंक्शन लगा रहा हूँ सीक्वेंस के ऊपर, अगर वो नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं ये कहूंगा कि भाई वो इंक्रीमेंट जब तक कंप्लीट ना हो जाए ना सीक्वेंस वेरिएबल का, तब तक आपने क्या करना है कि आप उसको इंटरप्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर है ना हमारे पास, तो एटॉमिक वेरिएबल की हमने क्लास बना दी कि भाई बूलियन को नहीं इंटरप्ट करना, आपने आप क्या कहते हैं आपने इंटीजर को इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि इंटीजर में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर वो इंक्रीमेंट जो स्पेसिफिक इंक्रीमेंट है वहां तक जाके अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो उसका रिजल्ट सही से जनरेट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने वेरिएबल को के इंक्रीमेंट को रोकना नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल की जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको वैसे चलने दें। अभी कह रहे कि द इंक्रीमेंट फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड एज फॉलोज, void increment atomic underscore int static v। अब देखें ये इंक्रीमेंट जो है ये रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ किसी भी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है। तो void का मतलब है कि कुछ रिटर्न तो होना नहीं है, जो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा, यानी कि उसको इंप्लीमेंट करेगा और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक अंडरस्कोर इंट, हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल बनाया एटॉमिक अंडरस्कोर इंट के नाम से, और उसका नाम बनाया है हमने स्टैटिक वी किया है। ये पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस के ऊपर जहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास वेरिएबल स्टोर हुई है। ठीक है, फिर इन टैम्प हमने बनाया है, डू टैम्प इजिकल टू टैम्प के अंदर हमने क्या किया, जो हमारे पास पॉइंटर जो वैल्यू लेकर आ रहा है स्टैटिक वी से, जो एड्रेस है हमारा वी का, वहां से एक वैल्यू लेके आ रहा है वो टैम्प में स्टोर कर रहा है। और फिर हम करेंगे व्हाइल जब तक के टैम्प इज नॉट इक्वल टू कंपेयर एंड स्वैप अंडरस्कोर वी टैम्प प्लस 1, तब तक क्या करो इसको चलाते रहो। ठीक है, हम इसको क्लियर करेंगे बाद में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच क्लास।